के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसमें आपको जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनका हम विश्लेषण भी करेंगे, साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ बातें भी करेंगे और देखते हैं कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें आपके जो 20 क्वेश्चंस मैंने जो पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, ये बेसिकली CTET, TET और इस तरह के जितने स्टेट TET के एग्ज़ाम हैं उनके पूछे गए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं पर्यावरण अध्ययन के हैं और यहाँ पर आपके पास एक मौका भी है कि आप अपने आप को थोड़ा चेक करें, टेस्ट करें कि आपने जो पर्यावरण अध्ययन जो आपने पढ़ा है उसमें आप कहाँ पर खरे उतरते हैं। दैट मीन्स आपका जो लेवल है, नॉलेज लेवल, वो कितना है पर्यावरण अध्ययन के अंदर, आप कितने फिट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत देखिए कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत आपको पता है कि जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है और उसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, और या उसको बोलते हैं हम समताप मंडल, तो उसमें ही ओजोन परत पाई जाती है। आंसर बी है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है। तो ये यहाँ पर आपको गैस कीजिए इसमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है उसका परसेंट सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। तो यहाँ जो नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2 जो होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाता है। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। देखो नदी का जो प्रदूषण स्तर है, जल का प्रदूषण स्तर नापा जाता है जो, वो किस में होता है, वो होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्या होती है, देखिए एक पानी का यदि एक सैंपल लिया जाए तो एक निश्चित तापमान पे, ठीक है, किसी जगह से कोई सैंपल यदि लिया जाता है तो उस सैंपल में ये देखा जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हैं, वाटर में जो बैक्टीरिया हैं, अदर जो जीवधारी हैं उनके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया का रोल क्या है वहाँ पे, जो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करना, उनका विघटन करना। तो उस विघटन के लिए उन बैक्टीरिया को, जो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक का मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन पे ही जिंदा होते हैं, तो ऑक्सीजन उनको जो चाहिए होती है उस डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है, उनका विघटन करने के लिए, जिससे कि पानी क्या नहीं होता, पानी खराब नहीं होता, तो इससे उसकी क्वालिटी ठीक बनी रहती है। तो उसके लिए जो ऑक्सीडेशन डिमांड है या ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, जैविक ऑक्सीजन मांग जिसको हम बोलते हैं, वो उन बैक्टीरिया के लिए चाहिए होती है कि वो उसका विघटन कर सकें, और इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड जो है, इसका आंसर नंबर सी सही हो जाता है, सी ऑप्शन। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। मैंने प्रीवियस एक वीडियो लेक्चर बनाया था और उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जब मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई होंगी वायुमंडल की, तो उसमें मैंने बताया था कि मीजोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर यदि देखा जाए तो वहाँ पर जो होता है वो बाह्य वायुमंडल जो कहलाता है, जिसमें आयनोस्फीयर होता है। उस जगह आयनोस्फीयर में क्या होता है, वहाँ आयनित गैसें होती है, वहाँ पे जब एस्टेरॉइड्स आते हैं ऊपर से तो वहाँ पर वो जलते हैं वो, और जब वो उसके ठीक नीचे मेसोस्फीयर पे आते हैं तो मेसोस्फीयर एक ठंडी लेयर होती है, ठीक है, सबसे ठंडा तापमान होता है, और वहाँ पे आके वो राख हो जाते हैं, उनके राख बन जाती है जो एस्टेरॉइड होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए वहाँ पे कि सबसे ठंडी लेयर जो होगी वो मेसोस्फीयर है, और उसमें -100 डिग्री तक का वहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता है मीजोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। ठीक है, ये मध्यमंडल की बातें हो रही। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं BOD5 क्या है। मैंने अभी आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड की बात की, तो यहाँ पे BOD5 ये एक नाम दिया गया है, और उसको किसको दिया गया है, BOD5 दिनों में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड है उसको बोला जाएगा, या 5 मिनट में, या 5 ईयर में। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है 5 दिनों में। 5 दिनों में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड को मेजर किया जाएगा, और इसी को उन्होंने BOD5 का नाम दिया है। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा परसेंट की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वातावरण में वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है 21% यहाँ पे ऑक्सीजन है। और यदि CO2 की बात करेंगे तो CO2 तो 0.03%, बहुत कम परसेंट है CO2 का, ठीक है। लेकिन यही CO2 आपको ये भी पता होना चाहिए कि CO2 का परसेंटेज भले ही कम है, लेकिन फिर भी आज CO2 का इतना बैड इफेक्ट हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए आप जानते हैं कि सबसे जिम्मेदार गैस कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, हरित ग्रह प्रभाव के कारण कौन सा रेडिएशन होता है, इसमें ध्यान देंगे आप कि हरित ग्रह प्रभाव होता क्या है। पहले इसको समझिए, हरित ग्रह प्रभाव होता क्या है। जब सनलाइट अर्थ पे आ रही है तो सनलाइट जो अर्थ पे आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है आधी, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू, जैसे CO2 है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब वो कुछ पार्ट उसका यहाँ पे ऑब्जर्व पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर ही वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये सतह जो होती है ये गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो सतह जब गर्म होती है तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर लेती हैं, इस तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इनसे ही कुछ एक प्रकार का रेडिएशन जो निकलता है, और उस रेडिएशन को आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं बोलेंगे। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो ओजोन जो लेयर है उसका रोल होता है उसको रोकने में, तो उसके हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बोला जाता है कौन सा रेडिएशन है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इससे होता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट है 8 पे आते हैं, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? कितने प्रतिशत जल पीने योग्य? तो समुद्र का जो जल है वो उसमें से जो टोटल यदि जितना भी वाटर वहाँ पर है तो उसमें से 0.65% ये उसका परसेंटेज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि इतना ही जो वाटर है वो ड्रिंकेबल है, बाकी नहीं है। जिसको आप पी सकते हैं वो है, बाकी वो खारा पानी है। नेक्स्ट है, कौन सा वातावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो किसके कारण जो सबसे ज़्यादा उसमें रहता है अम्लीय वर्षा में, एसिड रेन में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो उसमें जो मेन होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा ही रोल होता है उसके अंदर, कि वो सबसे ज़्यादा होती है अम्लीय वर्षा में जब एसिड रेन होती है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल वर्षा में होता है? तो इसमें से देखिए, जो इसमें से जो अम्ल होते हैं वो जब एसिड रेन होती है तो उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो पहला है HNO3, दूसरा है H2SO4, B, C है CH3COOH, और D है A और B दोनों। तो यहाँ ध्यान देंगे, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, राइट। H2SO4 ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COOH ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम सिंपल घर में विनेगर सिरका भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है और जो H2SO4 ये A और B दोनों ये एसिड रेन में पाई जाते हैं। तो A और B इसका जो सही आंसर है ये वाला होगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी चाहिए? प्रतिध्वनि यदि सुननी होगी, दैट मीन्स प्रतिध्वनि क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए कि प्रतिध्वनि उसे बोलते हैं कि जब आप कोई आवाज़ करते हैं और वो आवाज़ टकरा के फिर हमारे पास आ जाती है, तो उसमें कितनी दूरी होनी। देखिए, आपने इस तरह की जो आवाज़ है वो पहाड़ों में ज़्यादा सुनाई देती हैं कि आपने कुछ बोला ज़ोर से और वो टकरा के वो आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है आपको। तो इस तरह की जो प्रतिध्वनि होती है उसके लिए वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कितनी दूरी कम से कम होनी चाहिए कि वो प्रतिध्वनि, वो ध्वनि वहाँ से टकरा के वापस आ जाए। तो इसके लिए इसे हम 17 मीटर इसके लिए मिनिमम दूरी चाहिए होती है, कि 17 मीटर मिनिमम है और मैक्सिमम और भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 17 मीटर का क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुदाब नापने वाला यंत्र। वायुदाब का जो मेजरमेंट किया जाता है, एयर प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है उसको किस में किया जाता है? तो पहला है बैरोमीटर, A, B है थर्मामीटर,
सी है सीस्मोग्राफ और डी है हाइग्रोमीटर। तो ध्यान दीजिए, ये चारों जानने आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज वायुदाब मापने के लिए किया जाता है, राइट। थर्मामीटर, देखिए जैसे थर्मा इस तरह के वर्ड जहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ताप से रिलेटेड है। तो थर्मामीटर का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ताप के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपके जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो जो वाटर क्वांटिटी एयर में होती है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और उसके लिए ये यूज किया जाता है। सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, जो सीस्मोग्राफ होता है उसका यूज किया जाता है भूकंप मापने के लिए, या भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है उसके लिए सीस्मोग्राफ का यूज होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर, ये आंसर इसका सही आंसर, बैरोमीटर का यूज जो है वायुदाब या एयर प्रेशर के लिए किया जाता है, राइट। रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो रेडियो तरंगे परावर्तित जो होती हैं, रिफ्लेक्ट कौन सी लेयर से होती हैं? इसका कहने का मीनिंग है कि वो जो वायुमंडल की लेयर है वो कौन सी है जहाँ से रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे डिवाइस उसको कैच करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आपको बताया भी गया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि आयन मंडल जो है ये जो बाह्य वायुमंडल के ही साथ में होता है। तो इसे यहाँ पर जो गैसें होती हैं, जो गैसें होती है आयनीकृत होती हैं, और वहीं से ही इस तरह की रिफ्लेक्शन जो होती है, जो कोई भी एंटीना या हम लगाते हैं उस पर जो भी तरंगे वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं तो वो आयन मंडल से होके आ रही हैं। तो ये आपका आयन मंडल कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत से संबंधित इसमें से क्या है? ध्यान दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल पहली बात है, क्योटो प्रोटोकॉल से बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी है एजेंडा 21 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे क्योटो प्रोटोकॉल। देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ पर ये एक समिट हुई थी, और इस क्योटो प्रोटोकॉल इसीलिए इसका नाम है। और इस संधि में हस्ताक्षर किए गए, और ये हुआ किस लिए था? ये था जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ओजोन लेयर से जोड़े हैं किससे, तो ध्यान रखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पे समिट हुआ था, जलवायु परिवर्तन पे, और ये क्योटो जापान का एक शहर है वहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, इससे ध्यान रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। सेकंड यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत संरक्षण या ओजोन परत जो क्षरण हो रहा था उसको बचाया कैसे जाए, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध सीधे ओजोन परत। तो इसका जो राइट आंसर है यही वाला है। इसके बाद इसको भी समझिए, एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और वहाँ पर जो एजेंडा 21 पॉइंट्स रखे गए थे, ठीक है। तो इसके लिए जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ के बारे में था ये, तो इसमें जो एजेंडा 21 है, यदि पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, ठीक है, या इसका, तो ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है, और अर्थ के बारे में ये सम्मेलन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कोई ओजोन की बात नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोई जलवायु परिवर्तन की बात थी, ठीक है। तो अर्थ को बचाना है, हमें पता है कि हम जो है पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं 22 अप्रैल को। अब ध्यान देंगे, अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले किसने पहचाना? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है कि जीन वेप्टिस्टे फ्यूरियर, वेप्टिस्टे है ये फ्यूरियर, उसने सबसे पहले इसको पहचाना था। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? देखो आपको पता है भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, और मध्य प्रदेश की एक कैपिटल है, और यहाँ पर एक गैस त्रासदी हुई थी। तो जब जो यूनियन कार्बाइड और उसके उसमें हुई थी, वो एक कंपनी थी, तो वहाँ पर हुई थी। तो इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, साइनाइनेट इसका रिसाव हुआ था, और ये जो गैस थी इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी जनहानि भी हुई, ठीक है, बहुत लोग मर गए, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि कुछ पीढ़ियों तक उसके इफेक्ट इवन के अभी भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी खतरनाक ये गैस थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में अंगीठी का प्रयोग करने से इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा?
तो यदि देखते हैं हम आजकल बहुत सी घटनाएं इस तरह की होती हैं कि बंद कमरे में जो अंगीठी यदि कोई जला के सो जाते हैं सर्दियों में, और पता चलता है कि दूसरे दिन की वहाँ पे जो सोए रहते हैं उनमें कुछ सांस में दिक्कत हो के और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, यदि आप बंद कमरे में करते हैं रक्त, ये जो आप जला रहे हैं अंगीठी, उससे फिर क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। बंद कमरे में अंगीठी का प्रयोग करने से इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में CO की मात्रा बढ़ जाएगी और कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी क्वेश्चंस को, कई बार ऐसा होता है आपको क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करने पे वो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रक्त में CO की मात्रा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब CO यदि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड याद किया है और यदि उसने CO लिखा है तो आपको CO भी मालूम होना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि मात्रा उसमें बढ़ जाएगी तो क्या होगा? सांस बंद हो जाएगी, जो वहाँ पे जितने भी जीवधारी होंगे उनको रेस्पिरेशन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो क्या करती है, जब अंगीठी हम जलाते हैं तो बेसिकली उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो सीधे उससे कन्वर्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे बननी शुरू हो जाती है और वो सांस बंद हो जाती है उससे आदमी की। तो इसलिए जो इस तरह के आपने केसेस सुने हैं कि वो डेथ हो गई या वो किसी का कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी से जुड़ी हुई हैं कि अंगीठी को रात को जला के सो गए और सुबह कोई घटना हो गई इस तरह की। तो इसका कारण होता है कि रक्त जो होता है आपका उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सही आंसर आपको मिल गया होगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ओजोन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ओजोन वाला। तो ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है। ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज को जो आती हैं सूरज से, उसको वो रोकती है पृथ्वी पर आने से। ठीक है, यदि ये पृथ्वी पर आ जाएं ये रेज तो क्या होगा? तो इससे ये त्वचा के रोग हो जाते हैं। दैट मीन्स त्वचीय कैंसर आप बोल सकते हैं, स्किन कैंसर उससे हो सकता है। तो इस तरह से ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। देखो सल्फर की बहुत सारी जो इसमें सल्फर के कण होते हैं या सल्फर जो इसमें मिक्स होती हैं, ऐसी गैसेस बहुत हैं, लेकिन इसमें देखिए सबसे हानिकारक जो गैस होगी वो कौन सी होगी यहाँ पे? तो इसको आप थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को भी आप सोच के बता सकते हैं मुझे कि कौन सी होगी। मैंने इससे पहले भी इसका एक आंसर हल्का सा हिंट से तो दिया है आपको। देखिए चलिए बता देते हैं कि आप यहाँ पे डी जो है SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, तो ये आपके जो सबसे जो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस होती है SO2 होती है। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई है। डॉप्सन इकाई, डॉप्सन किस चीज़ की इकाई है? डॉप्सन देखो यदि देखो आपको पूछा जाए कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, ध्वनि का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो आपको पता है डेसिबल में करते हैं। ठीक है, इसको हम डेसिबल में नापते हैं। तो यहाँ पे जो डॉप्सन इकाई है इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। इसका सही आंसर है ओजोन परत। तो दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चंस थे और ये सारे क्वेश्चन जो थे ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, ये थे सारे प्रीवियस ईयर में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे CTET TET जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें ये पूछे गए हैं और ये उन्हीं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। तो आई थिंक यदि आप इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले ये एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही मत पढ़िए। सबसे पहला होता है आप डिटेल उसको पढ़िए और डिटेल पढ़ने के बाद फिर ये जस्ट एक चेक करने के लिए ठीक होता है कि आप इसको चेक करें कि हमारा नॉलेज कहाँ तक पहुँचा है,
हमारा उस नॉलेज का लेवल क्या है और क्या एग्ज़ाम के लिए हम अब फुल्ली प्रिपेयर हैं या प्रिपेयर हैं तो कितने। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलूँगा और आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपको कोई भी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, ठीक है, आपको अच्छी लगती है, तो लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि बेल आइकॉन यदि आपने प्रेस किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद आ जाएंगे, आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।